नमस्कार, आपके अपने चैनल नॉलेज शेड्यूल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11, जिसका टाइटल है नए साम्राज्य और राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम जानेंगे सबसे पहले प्रशस्तियों के बारे में। प्रशस्तियाँ जो हैं ये एक विशेष किस्म का अभिलेख होती हैं जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। आगे देखते हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्तियाँ क्या कहती हैं। समुद्रगुप्त के बारे में हमें एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। वास्तव में यह उनके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा संस्कृत में लिखी एक कविता है। इसे करीब 1700 साल पहले लिखा गया था। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस नक्शे को देखें तो आपको मिलेगा कि एक क्षेत्र जो हरे रंग से रंगा गया है, ये देखिए, ये क्षेत्र है जो हरे रंग से रंगा गया है। वहीं आप देखेंगे कि लाल बिंदुओं से क्रम से पूर्वी तट को रंगा गया है। इसके पश्चात आप देखेंगे कि वहीं ऊपर बैंगनी रंग से एक हिस्से को रंगा गया है और इसके साथ साथ नीले रंग से भी कुछ हिस्से को रंगा गया है। चलिए फिर जानते हैं कि इनको रंगने के से क्या तात्पर्य है, इनमें क्या दर्शाया गया है जो इन्हें अलग अलग रंग से रंगा गया है। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र जो है वो आर्यावर्त के 9 शासकों का है, जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद देखते हैं दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। कौन से हैं दक्षिणापथ के 12 शासक? ये जो लाल बिंदु में दिखाए गए हैं, इन्हें दक्षिणापथ के शासक, इसमें दक्षिणापथ के शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए ही इन बिंदुओं को दिखाया गया है। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। जिसके बाद देखते हैं पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग का रंगा गया है। पड़ोसी देशों का जो आंतरिक घेरा है, यानी कि ये हिस्सा जो बैंगनी रंग से रंगा गया है, इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़िया संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। इसके बाद देखते हैं बाह्य इलाके को, यानी कि जो नीले रंग से रंगा हुआ हिस्सा है उसे। बाह्य इलाके के शासक, इन्हें नीले रंग से रंगा गया है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। संभवतः कुषाण तथा शंक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री का विवाह उनसे करा दिया। समुद्रगुप्त के बारे में बताया जाता है कि काफ़ी अच्छे वीणा वादक हुआ करते थे, जिसका प्रमाण इनके समय के प्राप्त कुछ सिक्कों में दिया गया है, जिन्हें आप अपनी इस स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। हमने यहाँ दिखाया है जो बुक में दिया हुआ है। इसी प्रकार के कुछ सिक्कों से इनके विषय में अधिक जानकारियाँ इकट्ठा की गई हैं। इनकी कुछ प्रशस्तियों के माध्यम से इनकी वंशावलियों के बारे में भी पता चलता है। इनकी जो प्रशस्तियां हैं वह समुद्रगुप्त के पितामह, प्रपितामह, यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में भी बताती हैं। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। धीरे धीरे बताया जाता है कि इस वंश का महत्व बढ़ता गया। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। आगे बढ़ते हैं हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। जिस तरह गुप्त वंश के शासक के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह
हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में भी उनकी जीवनी आदि से पता चलता है। हर्षवर्धन, जिन्होंने करीब 14 साल पहले शासन किया था, उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। हर्षवर्धन का जो शासनकाल था वो था 1400 साल पहले, और इनकी जीवनी का नाम क्या है? हर्षचरित। लिखी किसने है? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। इनमें से हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री ह्वेन-त्सांग इनके समय में ही भारत आया था। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी ये चीज़ पढ़ी थी कि ह्वेन-त्सांग भारत आया था किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन जो थे वो अपने पिता की सबसे बड़ी संतान नहीं थे, बल्कि ऐसा हुआ था कि हर्षवर्धन के पिता और उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद हर्षवर्धन को गद्दी संभालनी पड़ी थी। इसके बाद ही वे थानेसर के राजा बने थे। इसके पश्चात क्या हुआ कि उनके बहनोई जो कन्नौज के शासक थे, जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला था तो हर्ष ने कन्नौज पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता उन्हें अन्य जगहों पर नहीं मिली थी। जबकि उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। किसने रोक दिया? चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय। चलिए आगे पढ़ते हैं कुछ और राजवंशों के बारे में। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्य का राज्य कृष्णा तथा तुंगभद्र नदियों के बीच स्थित था। किस किस का कहाँ कहाँ स्थित था? पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम, किसके आसपास? कावेरी नदी के डेल्टा तक फैली हुई थी। और चालुक्य का राज्य कहाँ था? कृष्णा तथा तुंगभद्र नदियों के बीच फैला हुआ था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। और चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? ऐहोल। एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था ऐहोल। ऐहोल के बारे में बताया गया है कि यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पहले ये एक व्यापारिक केंद्र था, जिसके बाद यहाँ बहुत सारे मंदिर होने की वजह से यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मतलब कि क्या होता था कि कभी पल्लव राजवंश ने चालुक्य राजवंश की सीमाओं का उल्लंघन कर दिया, उनकी सीमाएं काट ली, और कभी चालुक्यों ने पल्लव की सीमाएं काट ली, यानी कि चढ़ाई कर दी। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाना इनका मुख्य कार्य था। जैसे कि सीमाओं का जब काट देंगे, जब सीमाओं पर चढ़ाई कर देंगे, तो सीधी सी बात है कि वह राजधानियों की निशाना बनाकर ही ऐसा किया करते थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। अभी आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि रविकीर्ति किसके दरबारी कवि थे? तो आप क्या बताएंगे? पुलकेशिन द्वितीय के। इनके पूर्वज, खासतौर पर पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में भी बताया जाता है। किसमें? रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति में। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। मतलब कि उनके पिता राजा नहीं थे, बल्कि उनके चाचा से उनको राज्य मिला था। रविकीर्ति के अनुसार उन्होंने अपने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे
कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। चालुक्य और पल्लव वंश जो थे उनके आपसी जो युद्ध होते रहे, उनका परिणाम ये निकला कि वे दोनों ही जो वंश थे वे दुर्बल हो गए। दुर्बल अर्थात वे कमज़ोर हो गए, जिसका फ़ायदा उठाया राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने। राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने पल्लव और चालुक्य वंशों को समाप्त कर दिया। अब आगे देखते हैं कि इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। देखते हैं। प्रशासन की प्राथमिक इकाई तो गांव ही हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इनमें कुछ बदलाव किए जाने लगे। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तथा सैन्य शक्तियां रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। देखते हैं वो कदम क्या थे। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कवि हरिशेन ने अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। इसके साथ साथ कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य किया करता था, जैसे कि हरिशेन एक महानायक थे। इसके साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक मंत्री तथा एक संधि विग्रहक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री हुआ करते थे। इसके अलावा वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी कि मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी कि व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग थे। अगला टॉपिक है एक नई प्रकार की सेना या फिर कह सकते हैं सामंतों के बारे में। कुछ राजा एक सुसंगठित सेना रखा करते थे, जिनमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। इनमें कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता दिया करते थे। लेकिन ये जो सेना नायक हुआ करते थे, इनका कोई भी नियमित या निश्चित वेतन नहीं हुआ करता था। अब जब इनका कोई निश्चित वेतन नहीं था, तब इन्हें क्या दिया जाता था? इन्हें भूमि दान दिया जाता था। भूमि दान से मतलब भूमि से ये कर वसूलते थे, जिनसे ये सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे, युद्ध के हथियार जुटाते थे तथा ये व्यक्ति जो थे वे सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासन या शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश किया करते थे। इसके बाद पढ़ते हैं दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं की चर्चाएं मिलती हैं। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। क्या कहते थे? सभा। किसके संगठन को? ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन को। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़ी विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम किया करती थी। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, उन्हें उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है। मतलब कि जहाँ ब्राह्मण सभाएं संगठन हुआ करते थे, वहाँ कहा जाता था सभा, और जहाँ ब्राह्मण नहीं थे वहाँ था उर। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। व्यापारियों के संगठन का नाम क्या था? नगरम। इनमें सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इन सभाओं पर किसका नियंत्रण था? शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का। चलिए अब चलते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जो है अन्यत्र। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह
इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। उसके बाद सभी को समान माना गया। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप के तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ नए धर्म को भी लाए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंधु, जो आज का पाकिस्तान है, को जीत लिया था। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वो क्या है? गुप्त वंश की शुरुआत कब हुई थी? 1700 साल पहले। और हर्षवर्धन का शासनकाल कब था? 1400 साल पहले। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ और बुक में दी गई है, क्या? कालिदास का जो प्रमुख नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। नोट डाउन कर लीजिएगा इन तीनों चीज़ों को। आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैप्टर यही ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।